हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग HSC 301 के लास्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे और समझेंगे उसके बारे में कि HSC आपके लास्ट यूनिट में क्या है। ठीक है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये किसके लिए है। तो ये BA 5th सेमेस्टर वालों के लिए है और होम साइंस विषय है। होम साइंस क्या है तो सब्जेक्ट है और टाइटल क्या है तो सरफेस ऑर्नामेंट्स ऑफ फैब्रिक। देखो, विषय वही रहता है, टाइटल चेंज होते रहते हैं। सेमेस्टर दर सेमेस्टर आपके टाइटल क्या होते रहते हैं तो चेंज होते रहते हैं। 5th सेमेस्टर में आपके होम साइंस के 2 पेपर होने हैं और 1 प्रैक्टिकल होना है। ये मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। ठीक है, इसका पहले बताने का मतलब क्या, मैंने इस जो आपका 301 HSC 301 पेपर है, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पहले से अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी जाके देखना, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक सीक्वेंस में देखते हैं तो चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं और आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी अच्छे से मैंने क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो में लास्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे और मैंने उसमें एक पॉइंट को छोड़ा है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा था, तो इसलिए मैंने उस पॉइंट को छोड़ दिया है। हम लोग उसको 4th पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, पढ़ लेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो लॉन्ड्री से रिलेटेड है, यानी कि हम लोगों ने किसके किसके बारे में पढ़ लिया है तो बुनाई के बारे में पढ़ लिया, कपड़े की बुनाई के बारे में पढ़ा, फिर फिनिशिंग के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ फिनिशिंग के बारे में पढ़ा, फिर डाइंग के बारे में पढ़ा, फिर प्रिंटिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद जो वाटर होता है उसका क्या उद्योग धंधों में क्या किस तरह से यूज होता है उसको हम लोगों ने पढ़ा। फिर भारत की जो परंपरागत कढ़ाइयाँ हैं, परंपरागत जो वस्त्र हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कपड़े को धोने का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से कपड़े को धोया जाता है। ठीक है, उसमें कौन कौन से एजेंट यूज होते हैं, तो वो लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस है। तो उस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि लॉन्ड्री क्या होता है। ठीक है, तो देखो लॉन्ड्री क्या है तो इसका मतलब धोबी खाना कह सकते हैं या धुलाई का घर, यानी कि जहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब समझो कि जहाँ पे कपड़ा धुला जाता है उसको लॉन्ड्री कहते हैं। ठीक है, लॉन्ड्री शब्द क्या है तो फ्रांसीसी शब्द है। फ्रांसीसी शब्द लैटिन भाषा के लावंडारियस, ठीक है, लावंडारियस से आया है। किससे आया है तो लॉन्ड्री शब्द फ्रांसीसी शब्द है और यह लैटिन भाषा के लावंडारियस से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है तो धोना होता है। क्या होता है धोना। लेकिन यह मतलब इस एक और भी लैटिन भाषा का शब्द है जिसको लावंडा कहते हैं। क्या कहते हैं लावंडा। ये लावंडा से भी माना जाता है कि ये इसकी उत्पत्ति लावंडा से भी हुई है, जिसका क्या अर्थ होता है तो धोने की चीज़ें, यानी कि कपड़ा वगैरह जो भी है। ठीक है, तो ये आप लोग को यहाँ समझ में आ गया होगा कि लॉन्ड्री का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा मतलब यही समझो कि जहाँ पे कपड़ा धुला जाता है, कपड़ा जो धोने का स्थान होता है ब्रॉड लेवल पे, उसको लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। अब इसमें कुछ एजेंट यूज किए जाते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं एक प्रोसेस के बारे में। देखो कई सारी धुलाइयाँ होती हैं, वेट क्लीनिंग, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। लेकिन हम लोगों को हमारे सिलेबस में क्या है तो ड्राई क्लीनिंग के बारे में दिया है, पूछा है ड्राई क्लीनिंग के बारे में, यानी कि हमको सिंपल ड्राई क्लीनिंग के बारे में ही जानना है, क्योंकि यूनिट में सिर्फ यही क्लीनिंग प्रोसेस दिया है तो इसी को बस पढ़ना है। तो जान लेते हैं कि ड्राई क्लीनिंग क्या होता है और तुम लोगों को पता भी होगा कि ड्राई क्लीन क्या होता है। तो देखो, सूखी धुलाई या शुष्क धुलाई में कार्बनिक विलायकों का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है तो कार्बनिक विलायक, यानी कि जो आसानी से क्या होते हैं पानी में घुल जाते हैं, पानी में नहीं घुलते, ये क्या होते हैं तो वसा में घुलते हैं। देखो, ड्राई क्लीनिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से सुखा के ही ड्राई मेथड यूज किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ पानी और डिटर्जेंट का यूज नहीं होता है, साबुन का यूज नहीं होता है, पानी प्लस डिटर्जेंट का यूज नहीं किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे एजेंट यूज किए जाते हैं जो वसा में घुलते हैं। सिर्फ किस में घुलते हैं तो वसा में घुलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो विशेष कपड़े होते हैं
उन कपड़ों पे यूज किया जाता है जो पानी या कह सकते हैं कि डिटर्जेंट से, साबुन से धोने पे ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे कपड़ों को इस ड्राई क्लीनिंग मेथड से धोने का कार्य किया जाता है। इससे ना कलर जाता है, किसी भी तरह की कपड़े पे किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होती है। तो जो विशेष कपड़े होते हैं, जैसे मान लो कि ऊन का कपड़ा है, रेशमी कपड़ा है, रेयान का कपड़ा है, जो महंगे कपड़े हैं वो स्पेशली इस ड्राई क्लीनिंग मेथड से धुले जाते हैं। ठीक है, सूखी विधि कहते हैं या शुष्क विधि कहते हैं। देखो इसमें ड्राई वे में नहीं किया जाता, ठीक है, इसको भी वेट किया जाता है, लेकिन वो वसा से किया जाता है। किससे किया जाता है? तो वसा से। पानी का यूज नहीं होता है, इसलिए इसको ड्राई क्लीनिंग कहा जाता है। पानी का यूज इसमें नहीं होता, इस चीज़ को आप लोग याद रखोगे। ड्राई क्लीनिंग का मतलब बिल्कुल सूखी विधि नहीं होती, इसमें सिर्फ पानी का यूज नहीं किया जाता और डिटर्जेंट का यूज नहीं होता, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है? तो देखो ये ऊनी वस्त्रों के लिए होता है, रेशमी वस्त्रों के लिए, रेयान के लिए, और जो महंगे कपड़े होते हैं विशेष उनके लिए। कह रहा है कि शुष्क धुलाई में कार्बनिक विलायकों यानी कि सॉल्वेंट जो क्या होते हैं आपके वसा में घुलते हैं का उपयोग होता है। पहले पोटेशियम, कह रहा है कि पहले पेट्रोलियम विलायक यानी कि जो पेट्रोल में घुलते थे, जैसे नैफ्था है, पेट्रोल है, स्टीरार्ट है, ये क्या प्रयुक्त होते थे। ये जितने भी नैफ्था, पेट्रोल, स्टीरार्ट ये पहले यूज होते थे, पर इनमें आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती थी। क्या रहती थी? ये जैसे कह सकते हैं कि ये ज्वलनशील थे और इस पर आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा लगी रहती थी, क्योंकि ये सब बड़े ज्वलनशील होते हैं। ये नैफ्था, पेट्रोल, स्टीरार्ट क्या होते हैं? तो ज्वलनशील होते हैं। लेकिन अभी भी पेट्रोल का यूज किया जाता है इसमें, क्योंकि इसके जो विलायक होते हैं, और पेट्रोल थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि अफोर्डेबल होता है सबके, उसमें हर कोई आसानी से इसको ले सकता है। तो जो चीज़ें अफोर्डेबल होती हैं मार्केट में वही ज़्यादा चलती हैं, तो पेट्रोल अभी भी यूज होता है। कह रहा है कि इनमें आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती थी, क्योंकि ये सब बड़े ज्वलनशील होते थे। इनके स्थान पर अब विलायकों कुछ जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोएथेन, पर क्लोरोएथिलीन और अन्य कह रहा है कि हैलोजनीकृत कार्बनों का क्या किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है। ये सारे जो टर्म्स हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, आप लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। टेट्राक्लोराइड क्या है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोएथेन और कह रहा है कि पर क्लोरोएथिलीन और अन्य हैलोजनीकृत कार्बनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये पदार्थ बहुत वाष्पशील होते हैं, इससे वस्त्र जल्द सूख जाते हैं, रेशे और रंगों को कोई क्षति नहीं पहुंचती, और ना ऐसे धुले कपड़े में सिकुड़न ही होती है। वस्त्र भी देखने में क्या होते हैं? तो चमकीले और छूने में कोमल महसूस होते हैं। ये जो अभी जो करंट एरा है उसमें ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं, ठीक है। क्योंकि अभी सबको पता है कि आजकल का जो टाइम है वो औद्योगिकरण का टाइम है, यानी कि इसमें बहुत सारी मशीनें यूज की जाती हैं। बहुत सारे ऐसे मशीनें आ गई हैं डिजिटल, बिजली से चलने वाले, ये सारी चीज़ें, तो ये भी चीज़ें एडवांस हो गई हैं। एडवांस जो आज कल की जो टेक्निक्स हैं उसमें ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं, पहले इन सारी चीज़ों का यूज किया जाता था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये क्या होते हैं? तो वसा होते हैं। वसा का मतलब क्या? वो चिपचिपा पदार्थ, यानी कि ये पानी में इनको घुलाया नहीं जा सकता, वसा में घुलते हैं, और इन्हीं वसा को क्या किया जाता है? कपड़े पे एक तरह से इंजेक्ट किया जाता है, और फिर वो धीरे धीरे क्या होते हैं? तो कपड़े क्लीन हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके कुछ स्टेप्स हैं, ड्राई क्लीनिंग के कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे। देखो दिया है, पहला स्टेप है परिधान टैगिंग, यानी कि जब कपड़ा ले जाया जाता है, जिसको भी कपड़ा ड्राई क्लीनिंग करवाना है, तो वहाँ पे ले जाने के बाद वहाँ पे उस पर टैग लगता है। बड़े बड़े जो भी बिज़ी कह सकते हैं कि बिज़ी जो लॉन्ड्री होती है
वहाँ पे बिजी लॉन्ड्री का मतलब क्या, जो ब्रॉड लेवल पे है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बिज़ी रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कपड़े आते हैं कह सकते हैं, तो वहाँ पे कपड़े भूलने की या खोने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो सबसे पहले परिधान की टैगिंग होती है कि ये कपड़ा कहीं खोए ना, ठीक है। उसके बाद है निरीक्षण और दाग पूर्व उपचार, यानी कि उसका निरीक्षण सेकेंड स्टेप में क्या किया जाता है, तो उसका निरीक्षण किया जाता है कि किस तरह का कपड़ा है, और जो भी उस पर दाग धब्बे लगे रहते हैं उस दाग धब्बे पे पहले कुछ एजेंट लगाकर उसको साफ़ किया जाता है। फिर उसको ड्राई क्लीनिंग मशीन में क्या किया जाता है, उसको डाल दिया जाता है, यानी कि जहाँ दाग वाग लगा है या उसको जिस कपड़े को ड्राई क्लीन करना है उस पर जो भी एजेंट लगाने होते हैं वो लगा दिया जाता है, और उसको ड्राई क्लीनिंग मशीन में क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। फिर उसको सुखाने का प्रोसेस होता है। फोर्थ स्टेप क्या है, तो उसको सुखाया जाता है। देन उसके बाद प्रेसिंग और फिनिशिंग। उसके बाद जब कपड़ा अच्छे तरह से, देखो इस बीच एक निरीक्षण का भी स्टेप आता है, उसको मैंने ऐड नहीं करा हुआ है। तो ये कई सारे स्टेप्स हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक है मैंने उस चीज़ को इसमें ऐड करा हुआ है। तो सुखाने के बाद निरीक्षण का भी प्रोसेस होता है, और उसके बाद प्रेसिंग होती है, फिनिशिंग होती है। इसमें आपका निरीक्षण भी आ जाएगा। प्रेसिंग कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग दी जाती है, और उसके बाद अंतिम जो चरण होता है, तो उसमें क्या होता है, कपड़े को का निरीक्षण होता है, और जब देख लिया जाता है कि कहीं भी कोई क्रैश नहीं है या बटन वगैरह सारा ठीक है, या कपड़ा अच्छे से ड्राई क्लीन हो गया है, किसी भी तरह के स्टेन वगैरह यानी कि धागे वगैरह निकले उकले नहीं हैं, तो उनको पैकेजिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है, यानी कि उसको पैक करके फिर जिसका होता है उसको देने का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि ड्राई क्लीनिंग कैसे किया जाता है। आप पिक्चर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे रिसीव किया जा रहा है, कपड़े को रिसीव किया जा रहा है, और यहीं पे टैगिंग का प्रोसेस हो जाता है। यहीं पे टैग लगा दिया जाता है कि ये फलाने का कपड़ा है, या ठीक है, जो भी टैग्स होते हैं वो लगा दिए जाते हैं। सेकेंड स्टेप पे क्या किया जा रहा है, देखो यहाँ पे ये कुछ एजेंट लिए हैं, और उस एजेंट को जो पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे दाग धब्बा लगाया है वहाँ पे उस एजेंट को लगाया जाता है। फिर उसके बाद उसको जो भी कपड़ा है उसको मशीन में डाल दिया जाता है। किसके लिए, कुछ 25 मिनट के लिए, 25 मिनट या आधे घंटे के लिए क्या किया जाता है, कपड़े को ड्राई क्लीनिंग मशीन में डाल दिया जाता है, और फिर कपड़े को वहाँ से निकाल के सुखाया जाता है। वेटिंग का प्रोसेस जो कपड़ा यहाँ पे जहाँ आपके कह सकते हैं कि वसा से जो भीग गया है उसको यहाँ पे सुखाने का कार्य किया जाता है। उसके बाद उसको आयरन के लिए भेज दिया जाता है। फोर्थ स्टेप पे कपड़ा सूख गया है तो उसको क्या करेंगे, आयरन के लिए रेडी कर देंगे, और आयरन के लिए उसको भेज देंगे। फिर इस पर क्या होती है, फिनिशिंग होती है। आयरनिंग एंड फिनिशिंग, ये इसको मैंने ऐड करके बताया है, इसमें अलग अलग दे दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बताया तो है ना, तो आप लोग इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिनिशिंग हो गया, कपड़ा अच्छे से, कपड़े का अब निरीक्षण होगा, देखा जाएगा कि कपड़े जो कपड़ा आया था वो पहले जैसा है कि नहीं है, अच्छे से दाग धब्बे गए हैं कि नहीं है गए हैं, जो बटन वगैरह है वो ठीक से है कि नहीं। फिर उसको क्या किया जाता है, डिलीवर करने के लिए रेडी कर दिया जाता है, ठीक है। उसको पैक कर दिया जाता है ताकि उसकी डिलीवरी आसानी से हो सके, उसको आसानी से भेजा जा सके, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप पे आप लोगों ने देखा कि कपड़े को रिसीव करा गया, फिर उसको टैगिंग की गई, फिर उस पर जो भी एजेंट है उसको लगाया गया, ठीक है। कपड़े को जैसे वेटिंग प्रोसेस से, यानी कि क्लीनिंग प्रोसेस से, ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस से गुजारने से पहले जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, कपड़े को ड्राई क्लीन करने से पहले क्या किया जाता है, तो दाग पूर्व उपचार किया जाता है, यानी कि जहाँ पे दाग लगा रहता है, ठीक है, प्री स्पॉइलिंग किया जाता है, यानी कि कपड़े पे जहाँ दाग लगा रहता है उस पर कुछ एजेंट लगाए जाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद से उसको ड्राई क्लीनिंग मशीन में डाला जाता है, फिर सुखाकर उसको आयरन के लिए रेडी किया जाता है, फिर यहाँ पे फिनिशिंग दी जाती है, फिर कपड़ा क्या हो जाता है, डिलीवर करने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है।
इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को पढ़ना है कि जो लॉन्ड्री में एजेंट यूज किए जाते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो री एजेंट इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? री एजेंट ऑफ लॉन्ड्रिंग, यानी कपड़े धोने का अभिकर्मक। क्या? अभिकर्मक। तो इस चीज़ को पढ़ेंगे। इसमें आपके सबसे पहले हम लोग नील को पढ़ेंगे। नील का मतलब क्या? वो जो कपड़े पे डाला जाता है, ब्लू कलर का होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कह रही हूँ। तो नील क्या है? तो नील एक ऐसा अपमार्जक है, यानी कि री एजेंट पदार्थ है जो रासायनिक विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। किस विधि द्वारा? देखो, रासायनिक विधि से भी प्राप्त किया जाता है और प्राकृतिक विधि से भी प्राप्त किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रासायनिक विधियों द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, आप इसमें प्राकृतिक विधि भी ऐड कर सकते हो। लेकिन रासायनिक विधियां जो हैं अभी ट्रेंड में, कह सकते हैं कि जो चीज़ें मार्केट में ज़्यादा दिन तक चलती हैं या चलती ही हैं, तो उन्हीं पे मेन फोकस किया जाता है। क्योंकि प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं वो आजकल बहुत कम मिल रहे हैं। कम कहने का मतलब कि मिल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा अभी यूज हो रहा है वो रासायनिक विधियों द्वारा ही यूज हो रहा है। तो वैसे रिसोर्सेज की बात करें तो रासायनिक विधियों द्वारा भी मिलता है ये, और प्राकृतिक भी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखोगे। लेकिन सबसे ज़्यादा रासायनिक विधियों द्वारा ही ये क्या किया जाता है? तो प्राप्त किया जाता है। एवं मुख्य रूप से कॉटन के कपड़े के पीलेपन को क्या किया जाता है? रिमूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो कपड़े पे ब्लीचिंग का प्रोसेस होता है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ब्लीचिंग के प्रोसेस से क्या होता है? देखो, वो एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। वो धीरे धीरे क्या होता रहता है? ब्लीच जो किया गया है कपड़े पे जिससे सफ़ेदी आती है वो धीरे धीरे उड़ता जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब वो वाष्पीकृत होता जाता है और वो 6 महीने के अंदर में वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और कपड़े पे एक येलोइश क्या होता है? येलोइश छाप छोड़ जाता है, कह सकते हैं। यानी कि वो कपड़ा, कॉटन का कपड़ा धीरे धीरे पीला पड़ जाता है। तो उस पीलेपन को थोड़ा सा रिमूव करने के लिए, पूरी तरह से तो वो रिमूव नहीं होता नील से, लेकिन हल्का फुल्का तो प्रभाव देता ही है। तो उस पीलेपन को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, या उसको ढकने के लिए कह सकते हैं कि नील का प्रयोग किया जाता है। तो नील मुख्य रूप से किस पे प्रयोग किया जाता है? तो कॉटन के कपड़े पे। ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गई होगी। उसके बाद है नील के कुछ प्रकार हैं जिनको हम लोग देखेंगे। नील के प्रकार, तो अल्ट्रा मेरीन नील क्या है? पहला है अल्ट्रा मेरीन नील। यह खनिज तत्वों से प्राप्त होती है, किंतु सोडियम, ठीक है, सोडियम सल्फेट सोडा रखकर सल्फेट चारकोल को गर्म करके पीसकर बनाया जाता है। इसमें क्या होता है? देखो, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मैं वही देख रही थी। कह रहा है कि यह खनिज तत्वों से प्राप्त होता है, खनिज तत्वों से प्राप्त होती है। पहले प्राप्त होती थी, अभी भी। तो उसमें आपके सोडियम सल्फेट, सोडा, राख, ठीक है, सल्फर, चारकोल को गर्म करके क्या किया जाता था? अब ये किससे प्राप्त होता है? अल्ट्रामेरिन। ये देखो, ये उतना लाभकारी नहीं होता, उपयोगी नहीं होता, ठीक है। मतलब ये लो क्वालिटी का होता है। अल्ट्रामेरिन जो नील आता है वो लो क्वालिटी का होता है। ये पाउडर के फॉर्म में होता है जिसके कण घुलाने पे उतने घुलते नहीं है। जैसे हम लोगों ने देखा था जब हम लोग छोटे थे तो पढ़ाई के लिए स्याही का यूज करते थे, ठीक है। तो स्याही छोटे छोटे पैकेटों में करके आता था, 1 रुपये का या 2 रुपये का, ऐसे 4-4 5-5 मिलते थे, ठीक है। तो वो एक तरह का इसी तरह का टाइप था। उसमें मोटे मोटे कण मिलते थे। तो वो कपड़ों पे, जब अब उस चीज़ को हम लोग कपड़े पे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि जो अल्ट्रा मेरीन नील है ये किससे बनता है? तो ये आपके सोडियम सल्फेट, सोडा, राख, सल्फर और चारकोल को गर्म करके इसको पीस कर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? तो सोडियम सल्फेट, सोडा, राख, सल्फर, चारकोल को पीसकर बनाया जाता है, जिसके कण देखो, यहाँ पे बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जिसके कण आसानी से क्या होते हैं? घुलते नहीं हैं और वस्त्र का रंग क्या हो जाता है? तो बिगड़ जाता है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता, लेकिन फिर भी हमको इसे याद करके रखना है क्योंकि ये आपके ब्लू का टाइप है। उसके बाद है पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू भी
आपका क्या है, प्राकृतिक रिसोर्सेज से प्राप्त होता है। यह आयरन सल्फेट तथा पोटेशियम फेरोसाइनाइड के मिश्रण से बनता है। प्राकृतिक और आपके रासायनिक दोनों रिसोर्सेज से ये प्राप्त होता है। पर्शियन ब्लू या आयरन सल्फेट, ठीक है, किससे प्राप्त होता है, तो आयरन सल्फेट तथा पोटेशियम फेरोसाइनाइड के मिश्रण से बनता है, जो जल में आसानी से घुलता नहीं है। ये भी जल में आसानी से घुलता नहीं है, तो जल में जब घुलेगा नहीं तो ये कपड़े में एब्जॉर्ब कैसे होगा, तो ये भी कपड़े के लिए उतना लाभकारी नहीं होता। अब आता है थर्ड आपका एनिलाइन नील। क्या है, एनिलाइन नील। इसे कोलतार डाई के नाम से भी इसे को कह रहा है कि इसे कोलतार डाई से बनाया जाता है। कोलतार के रंगों से बनाया जाता है, जो पानी में आसानी से क्या हो जाता है, तो घुल जाता है और वस्त्र पर आसानी से क्या हो जाता है, चढ़ जाता है। यह दो प्रकार की होती है, क्षारीय तथा अम्लीय माध्यम, यानी इसको दो माध्यम से बनाया जाता है। यह दो तरह से प्राप्त होती है, क्षारीय माध्यम में भी प्राप्त होती है और अम्लीय माध्यम में भी प्राप्त होती है, और ये कपड़ों के लिए बेस्ट होती है। इसके बाद है इंडिगो नील। क्या है, इंडिगो नील। इंडिगो कोई केमिकल युक्त प्रोडक्ट नहीं है। इंडिगो पाउडर को नील के पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि महंगा होता है। क्या होता है, तो महंगा होता है, ये अफोर्डेबल उतना नहीं होता। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब है ब्लीचेस। ब्लीचेस यानी कि कह सकते हैं कि कपड़े को ब्लीच किया जाता है। ब्लीचिंग आप लोगों को, ब्लीचिंग का प्रोसेस आप लोग जानते हैं कि कपड़े को सफ़ेद करने के लिए, यानी कि जो रेशे होते हैं या जो कपड़े होते हैं, ये किसी भी मतलब जैसे रेशों पे भी किया जा सकता है, धागों पे भी किया जाता है। ये फिनिशिंग का एक प्रोसेस है। क्या है, तो फिनिशिंग का एक प्रोसेस है जो कपड़े, धागे या रेशे तीनों पे किए जाते हैं। ठीक है, रेशों पे उतना प्रभावी नहीं होता, लेकिन आप कह सकते हो प्रभावी होता है, लेकिन कई रेशे ऐसे होते हैं जो इसके प्रोसेस से, ठीक है, इसके का जो मीडियम होता है वो उसको सहन नहीं कर पाते। तो मेनली ये कपड़े पे, आपके धागों पे और रेशों पे भी किया जाता है। तो कह रहा है कि ब्लीच किसी भी रासायनिक उत्पाद का सामान्य नाम है। क्या है, तो रासायनिक उत्पाद का सामान्य नाम है जिसका उपयोग औद्योगिक या घरेलू स्तर पर कपड़े के फाइबर्स, यानी कि कपड़े का जो रेशा होता है उसमें सफ़ेदी, ठीक है, मतलब उसका जो रंग है, जो एक्चुअल जो उसका रंग है, उसको लाने के लिए ब्लीचिंग नामक प्रक्रिया का यूज किया जाता है। जिसमें क्या होता है, तो जो भी दाग धब्बे उसके होते हैं, जो भी उस पर मिट्टी, धूल, धक्कड़, जो भी तेल वगैरह लगा रहता है, वो क्या हो जाता है, तो साफ़ हो जाता है, वो हट जाता है। उसी को उन्हीं दाग धब्बों को हटाने के लिए, कपड़े के या रेशे के एक्चुअल कलर को लाने के लिए, या उसको वाइटनिंग कलर देने के लिए, उसको वाइट करने के लिए ब्लीचिंग प्रोसेस किया जाता है। यह क्या है, तो यह एक फिनिशिंग का प्रोसेस है। मैंने फिनिशिंग में आप लोगों को पढ़ाया है, यानी कि परिसज्जा का ये एक स्टेप है, एक टाइप है। तो क्या कह रहा है कि ब्लीच किसी भी रासायनिक उत्पाद का सामान्य नाम है, यानी कि ब्लीच से क्या किया जाता है, तो कपड़े को और अधिक चमकीला बनाने का कार्य किया जाता है। यह विशेष रूप से हाइड्रोजन पेरोक्साइड से किया जाता है। किससे किया जाता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसे तरल ब्लीच भी कहते हैं, ऊन, रेशम पर प्रयोग नहीं होता। देखो, हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है, ये सभी प्रकार के रेशों पे यूज किया जाता है। देखो, क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका ब्लीचिंग एजेंट है। ये देखो, ये क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है जो हर प्रकार के रेशे पे यूज होता है। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। जितने भी तरह के रेशे होते हैं, प्राकृतिक आपके हो गए या संश्लेषित रेशे हैं, तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको समान रूप से सब पे वर्क करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ और भी एजेंट हैं जो पर्टिकुलर किसी एक ही रेशे के लिए लाभकारी होते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग अभी देखेंगे। अभी जान लेते हैं। कह रहा है कि यह विशेष रूप से हाइड्रोजन पेरोक्साइड से किया जाता है। किससे किया जाता है, ब्लीचिंग का प्रोसेस किससे किया जाता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से किया जाता है। और भी सारे ब्लीचिंग एजेंट्स हैं जिनसे किया जाता है, लेकिन ये सारे धागों पे प्रयोग होता है। ठीक है, अब आपका आता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये भी क्या है, तो ये भी आपका एक तरल एजेंट है।
ठीक है। वेट एजेंट है जिसको तरल ब्लीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल ब्लीच यानी कि आपके ये लिक्विड फॉर्म में होता है। यह मुख्य रूप से आपके देखो ऊन रेशम पर यह प्रयोग नहीं होता क्योंकि इसके रेशे को ये मतलब कह सकते हैं कि इस पे गलत प्रभाव यानी कि खराब कह सकते हैं कि प्रभाव छोड़ता है, तो इसलिए इसका प्रयोग आपके ऊन रेशम पे नहीं होता। कह सकते हो कि जो जानवर रेशे हैं उन पे नहीं होता। अब देखो कपास को ब्लीच करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज कर सकते हैं। किसका? सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज कर सकते हैं। और हाइड्रोजन परऑक्साइड, देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड तुमको सब में दिखेगा, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करा हुआ है क्योंकि ये सब में ही आ रहा था, तो सबको मैंने अब एक दो में मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद ही बता दूँगी, ठीक है। तो कपास में सोडियम हाइपोक्लोराइड आपके लिनन के लिए भी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, तो आपके प्राकृतिक जगत यानी कि जो प्लांट बेस्ड जो आपके रेशे हैं वो हैं, तो उनके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड से ब्लीच उनको किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी यूज होता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है? कॉमन है, हर आपके रेशे पे यूज किया जाता है। अब देखो सोडियम हाइपोक्लोराइड आपके सिर्फ क्या, तो जो वानस्पतिक रेशे हैं उन पे यूज किया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखोगे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड सिर्फ किस पे यूज किया जाता है? तो वानस्पतिक रेशों पे, और वानस्पतिक रेशों पे हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है ऊन। ऊन क्या है? तो ऊन में आपका सल्फर डाइऑक्साइड, क्या, तो ऊन को ब्लीच करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड एजेंट का यूज किया जाता है, प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड को भी यूज किया जाता है। उसके बाद है रेशम। रेशम में भी सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि जो जंतु जगत के रेशे होते हैं उनमें सल्फर डाइऑक्साइड विशेष एजेंट होता है जिसको यूज किया जाता है, प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड को मैंने बताया कि ये हर रेशे पे यूज किए जाते हैं। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड आता है रेशम के लिए तो उसको आप लोग मार्क कर सकते हो। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड रहता है, ये नहीं रहता है, तब आप लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड को मार्क कर सकते हो। ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है। उसके बाद है नायलॉन, रेशम, नायलॉन। नायलॉन क्या है? तो नायलॉन के लिए भी आपका क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, यह एक आपका संश्लेषित रेशा है। सॉरी, नायलॉन के लिए आपका सोडियम क्लोराइड, देखो वही मैं कह रही हूँ। ऊन आपका रेशम ऊन और रेशम के लिए आपका सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि जो जंतु जगत के रेशे हैं उनके लिए सल्फर डाइऑक्साइड, और जो नायलॉन का रेशा है उसके लिए सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड नामक एजेंट का यूज किया जाता है। किसको ब्लीच करने के लिए? तो नायलॉन को। नायलॉन क्या है? तो एक संश्लेषित रेशा है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको जादुई रेशा भी कहा जाता है। कैसा रेशा कहा जाता है? तो नायलॉन को जादुई रेशा भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका कुप्रामोनियम रेयान। रेयान के 2-3 टाइप्स होते हैं, कुप्रामोनियम, विस्कोस, ठीक है। तो कुप्रामोनियम जो रेयान होता है उसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज किया जाता है, और विस्कोस रेयान पे हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ से तुम्हारा 100% क्वेश्चन बनेगा, और आप लोगों को एक लास्ट में मुझे एक सूचना भी देना है, मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगी, ठीक है। तो उसको भी आप लोग अच्छे से सुन के जाना, ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखेंगे ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट यानी कि ओबास के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। ये तुम्हारे सिलेबस में नया जुड़ा है, ये पहले नहीं था, क्योंकि ये आज की जो टेक्नोलॉजी है, ये नई टेक्नोलॉजी है आपके ब्राइटनिंग, यानी कपड़े को ब्राइट करने के लिए पहले ब्लीच का यूज होता था, अब इस ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का यूज होता है कपड़े को और अधिक ब्राइट करने के लिए, उसको और अधिक चमकीला बनाने के लिए, सफ़ेद करने के लिए, ठीक है। ये कपड़े पे ही नहीं, आपके प्लास्टिक
प्लास्टिक के जो चीज़ें होती हैं उस पर भी, आपके जो सजावट की चीज़ें होती हैं उस पर भी, यानी कि उनको चमकीला ब्राइट करने के लिए ये ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का यूज किया जाता है। अब देखो ये क्या होता है ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट। तो ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट यानी कि OBA, जिन्हें फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट भी कहा जाता है। देखो ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट को फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट भी कहा जाता है। ब्राइटनिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि और अधिक, ये ऐसा एजेंट है जो क्या कर देता है, कपड़े को और अधिक ब्राइट कर देता है। और हाँ, इसकी एक विशेषता है, ये आपके ऑक्सीडेशन का कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें ये धीरे धीरे उड़ जाएगा यानी कि समाप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लीच में क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस का मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस उसमें होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, लगभग 6 महीने तक आपका ब्लीच चलता है। 6 महीने के बाद वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये कुछ पराबैंगनी किरणें होती हैं जिनको क्या किया जाता है, तो आपके कपड़े पे फोकस किया जाता है और वो क्या कर लेता है, उस जगह को पूरा ब्राइट कर देता है। ठीक है, देखो यहाँ पे पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। कह रहा है कि ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट यानी कि जिन्हें फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट भी कहा जाता है, जिसे FBA के नाम से भी जाना जाता है, रासायनिक यौगिक है। ये क्या है, तो एक रासायनिक यौगिक है जो कपड़े को सफ़ेद करने का प्रभाव देते हैं, यानी कि कपड़े को और अधिक ब्राइट कर देते हैं, सफ़ेद कर देते हैं, मतलब और उसमें उजाला ला देते हैं। वे पराबैंगनी और बैंगनी क्षेत्र में, पराबैंगनी और बैंगनी क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित करके नीले क्षेत्र में प्रकाश को फिर से उत्सर्जित करते हैं, यानी कि नीला प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और नीली रोशनी देते हैं। और वही नीली रोशनी क्या करती है, तो सबस्ट्रेट के पीले कलर को, यानी कि जो कपड़ा पीला हो गया है, उस पीले कलर को बिल्कुल रिमूव कर देती है, यानी कि उसको हटा देती है और उसको ब्राइट कर देती है और चमकदार लुक देती है। ब्लीचिंग के विपरीत, कह रहा है कि ब्लीचिंग के विपरीत है ये, ब्लीचिंग जैसा कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं छोड़ती, यानी कि कपड़े को येलोइश नहीं बनाती। ये जो ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट है, इससे कपड़ा येलोइश, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है और धीरे धीरे ये उड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये फिक्सेबल होता है। ये जैसे कह सकते हो कि ये जहाँ जहाँ कपड़े पे फोकस किया जाता है वहाँ का वो पीलापन पूरी तरह से रिमूव हो जाता है और कपड़ा और अधिक चमकीला हो जाता है। यह पीली रंगत नहीं छोड़ता, ब्लीचिंग के विपरीत यह पीली रंगत नहीं छोड़ता और सफ़ेद से भी अधिक मनभावन रूप देता है, यानी कि और ब्राइट कर देता है सफ़ेद से भी। ठीक है, अब है ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंटों के प्रकार। तो इसमें कुछ कुल 3 टाइप्स होते हैं, कई सारे टाइप्स हैं लेकिन जो ऑथेंटिक है मैंने उसको ऐड करा है। कह रहा है पहला है डिसफोलोनेट, देखो कह सकते हैं डी सल्फोनेटेड। ठीक है, डी सल्फोनेटेड ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, यानी कि डी सल्फोनेटेड ओबा। उसके बाद है टेट्रा सल्फोनेटेड ओबा। उसके बाद है हेक्सा सल्फोनेटेड, डी सल्फोनेटेड, टेट्रा सल्फोनेटेड, हेक्सा सल्फोनेटेड ओबा, जिसको OBA यानी कि ओबा कहते हैं। ये ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट्स हैं जो कुल 3 टाइप के होते हैं। अब देखो इसका उपयोग मैंने बता ही दिया कि ये आपके कपड़े पे, प्लास्टिक पे, कागज़ पे और सौंदर्य प्रसाधन यानी कि कॉस्मेटिक की जो चीज़ें होती हैं उस पे उसको और अधिक चमकीला बनाने के लिए और अधिक सफ़ेदी लाने के लिए ये एक तरह से रंग सुधारक का कार्य करता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्या है। तो ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का कार्य क्या है, कार्य पूछ सकता है। तो ये जो भी ये सारा मटेरियल होता है उसमें क्या करता है, तो और अधिक चमक ला देता है, ब्राइटनेस ला देता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि ब्लीच के जैसा कोई येलोइश आपका छाप छोड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अब जान लेते हैं स्टिफनिंग क्या है। स्टिफनिंग एजेंट
के बारे में जानना है। देखो, हम लोगों ने परिसज्जा में इस चीज़ को पढ़ा था, स्टिफनिंग क्या है। तो स्टिफनिंग एक तरह से कपड़े को कड़ा कर देता है। स्टिफनिंग जो फिनिशिंग होती है वो कपड़े को कड़ा करने के लिए दी जाती है। इसमें कुछ एजेंट यूज किए जाते हैं जिनके बारे में हम लोग को जानना है। देखो, कह रहा है कि यह परिसज्जा रचना संबंधी दोषों को छुपाने, यानी कि छिद्रों को बंद करने व वस्त्र में कड़ापन लाने के लिए की जाती है। यह परिसज्जा, यह क्या है, तो एक तरह की परिसज्जा है। स्टिफनिंग क्या है, तो एक तरह की परिसज्जा है जो कपड़े में जो भी छेद होते हैं, बुनाई के दौरान जो भी छेद रह जाते हैं और जो लूजपन होता है, यानी कि जो छेद की वजह से कपड़ा लूज होता है, तो उस छेद को बंद करने और वस्त्र को कड़ा करने के लिए ये स्टिफनिंग का प्रोसेस किया जाता है। स्टिफनिंग फिनिशिंग की जाती है। कह रहा है कि कड़ापन और ताजगी के लिए गोंद द है ये, ठीक है। तो गोंद, चीनी, मिट्टी और मैग्नीशियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या यूज किया जाता है, तो कपड़े को कड़ापन करने के लिए, कड़ापन और ताजगी के लिए कपड़े पे गोंद, चीनी, मिट्टी और आपके माड़ कह सकते हैं, माड़ यानी कि स्टार्च, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, तो कपड़े में कड़ापन आता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि सूती जो कपड़े होते हैं उस पर स्टिफनिंग का प्रोसेस मुख्य रूप से किया जाता है। उसको कड़ा करने के लिए या तो स्टार्च लगाया जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं जिन पे ये प्रोसेस किया जाता है उनको कड़ा करने के लिए। तो मेनली हम ये स्टिफनिंग का प्रोसेस आपके कपास के कपड़ों पे किया जाता है, जिसमें क्या यूज किया जाता है, तो स्टार्च यूज किया जाता है ना। तो वही कह रहा है कि कड़ापन और ताजगी के लिए गोंद, चीनी, मिट्टी, स्टार्च, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ वस्त्र पर ताजगी और चिकनापन और चमक लाने का भी काम किया जाता है, जिसमें तेल, पैराफिन, ग्लिसरीन, मोम आदि की आवश्यकता होती है। ये भी क्या किए जाते हैं, स्टिफनिंग के एजेंट्स हैं जो स्टिफनिंग प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। अब हम लोग सोप को अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि इसके 4th पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो हम लोग का अगला वीडियो होगा। और उसके बाद हम लोग इस पेपर का लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद हम लोग सेकंड पेपर को भी डिस्कस करेंगे, अच्छे से उसको भी पढ़ेंगे एग्ज़ाम से पहले। और मैं एक सूचना देने वाली थी आप लोगों को कि DDU में जो आप लोग का ये इंड टर्म इसी महीने में होना था आप लोग का मिड टर्म का एग्ज़ाम, तो वो नहीं होना है। ये आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बताते रही हूँ कि आप लोग का ये एग्ज़ाम नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ये एंड टर्म और मिड टर्म ये दोनों ही एग्ज़ाम आपके नवंबर में होंगे और दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। आपके जो लास्ट सेमेस्टर में होता है, जैसे हर साल में आपका ग्रेजुएशन 3 साल का होता है और तीनों साल में आपके 2-2 सेमेस्टर हैं, एक साल में 2-2 सेमेस्टर हैं। तो जो लास्ट सेमेस्टर में जैसे एग्ज़ाम होता था वैसे ही आपके शुरुआती सेमेस्टर में भी होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो नई कुलपति आई हैं, ठीक है, तो उन्होंने इस नियम को लागू किया है और हमारा NCF भी स्कूलों के लिए लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो हमको अपने बारे में जानना है, DDU के बारे में जानना है। तो DDU ने क्या किया है, DDU ने मिड टर्म एग्ज़ाम को और इन टर्म एग्ज़ाम को एक साथ कर दिया है, जो अब नवंबर या दिसंबर में होना है, ठीक है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर चैनल पे नए हो तो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन बच्चों को भी मिल जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।